नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम रक्त से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, फिर हम रक्त के संगठन के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में देखेंगे कि रक्त का थक्का कैसे बनता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रक्त यानी ब्लड। रक्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लड, और उर्दू में लहू कहते हैं। तो रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक और प्राकृतिक कोलाइड है। तरल संयोजी ऊतक से संबंध हमारा है कनेक्टिंग टिश्यू, जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता हो, वो एक तरल संयोजी ऊतक होता है। और प्राकृतिक कोलाइड से तात्पर्य है ऐसा लिक्विड जिसे कपड़ा या किसी चीज़ से छानेंगे तो उसका 100% उस पार नहीं जाएगा, कुछ कपड़े में इधर उधर फंस जाएगा। जैसे हम दूध को छानते हैं तो कुछ दूध का भाग कपड़े में फंस जाता है। ये ऐसे फंसने वाली चीज़ों को हम कोलाइड कहते हैं। याद रखिए, यह हम केवल आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। कोलाइड की यह कोई परिभाषा नहीं है, केवल आपको समझने के लिए बता रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है। तो रक्त की प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है, वीक बेसिक एल्काइन होती है। तो क्षारीय यानी 7 पॉइंट के ऊपर जब जाएंगे तो वो क्षारीय हो जाता है। तो हमारा रक्त जो है थोड़ा क्षारीय होता है। और जो रक्त का पीएच मान कितना है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव शरीर के रक्त का पीएच मान 7.4 है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा जो होती है शरीर के भार का 7% होती है। यानी जो हमारे शरीर का भार है, जैसे कि हम 100 किलो के हैं तो हमारे शरीर में रक्त की मात्रा 7 लीटर होगी। इसी तरह सामान्य पुरुष में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है और महिला में 4 से 5 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त का जो अध्ययन है उसे सीरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं रक्त से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी। जैसे कि जो हमारा रक्तदाब जो होता है, रक्तदाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर, जिससे हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब कितना होना चाहिए? 120/80। न्यूनतम 80 होना चाहिए और अधिकतम 120 होना चाहिए। एक वयस्क व्यक्ति में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। तो क्वेश्चन आता है बोन मैरो होता क्या है? तो जो बोन मैरो होता है, हड्डियों के बीच में बोन मैरो पाया जाता है। आप हड्डी देखिएगा, हड्डी के अंदर जालीनुमा लाल कलर की एक आकृति बनी रहती है, वही बोन मैरो होता है। तो एडल्ट लोगों में यानी वयस्क लोगों में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। अगर हम बात करें बच्चों की, तो जो भ्रूण अवस्था में है यानी जो माँ के पेट में है, उसकी हड्डी तो बहुत नरम होती है, तो उसमें बोन मैरो की कमी होती है। तो उसमें ब्लड कहाँ बनेगा? तो भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण लीवर के मेसोडर्म में होता है। आप केवल लीवर याद रखिएगा। तो भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर यानी यकृत में। चलिए आगे हम रक्त के संगठन के बारे में पढ़ लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी कि जो हमारा रक्त है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो जो हमारा रक्त है मुख्यतया 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु, जिसे रक्त कणिकाएँ भी कहा जाता है। तो हमारे रक्त में जो है प्लाज्मा का परसेंटेज 55% होता है। जो हमारा रक्त में 55% प्लाज्मा और 45% रुधिराणु होते हैं। और प्लाज्मा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो प्लाज्मा में जो होता है जल जो हमारा होता है 90% होता है, और प्रोटीन 7%, लवण 0.9% और ग्लूकोज 0.1%, अन्य 2% चीज़ें होती हैं। तो जो प्लाज्मा हमारा है मुख्यतः 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। और जो रुधिराणु यानी रक्त कणिकाएँ होती हैं, उनमें क्या क्या होता है? तो रक्त कणिकाएँ में आरबीसी, जिसे हिंदी में लाल रक्त कणिकाएँ कहते हैं, WBC जिसे श्वेत रक्त कणिकाएँ कहते हैं, और रक्त बिंबाणु जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं।
तो प्लाज्मा हमारे रक्त में 55% होता है और रुधिराण जो है 45% होता है। चलिए अब डायाग्राम की मदद से हम देख लेते हैं। ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स में हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है। इसमें जो प्लाज्मा का परसेंटेज है 55% है। देख रहे हैं हम प्लाज्मा है, देखो हल्के पीले कलर का तरल पदार्थ है। जो प्लाज्मा है जल, प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज और कुछ अन्य चीज़ों से मिलकर बना होता है। रक्त में ये 55% होता है। शेष बचा 45% भाग अणु के रूप में होता है। जैसे हम देख रहे हैं आरबीसी, ये जो गोल गोल रिंग टाइप में दिख रही है रेड कलर की, ये आरबीसी ऐसी होती है। और डब्ल्यूबीसी को हम देख सकते हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स ये इधर दिख रही है। और उसके बाद प्लेटलेट्स भी हम देख सकते हैं। आगे हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा जो है 55% पाया जाता है। तो प्लाज्मा जो है यह रक्त का तरल अवस्था में पाए जाने वाला भाग होता है। इसका 90% भाग जल होता है। जो प्लाज्मा में 90% भाग जल होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लाज्मा का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण। बिलीरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। तो प्लाज्मा का संगठन किन किन चीज़ों से होता है? तो पहला तो होता है हमारा जल, जो कि 90% पाया जाता है। दूसरे नंबर पे ग्लूकोज और खनिज लवण, ये दो चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा का ये निर्माण करती हैं। तीसरे नंबर पे आता है हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन कितने 7% पाया जाता है। उसमें से कौन कौन से होते हैं? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूटिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन। जो आपको ये याद रखने हैं कि हमारे प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। और जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने के काम आता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि फाइब्रिनोजिन का कार्य क्या है। तो फाइब्रिनोजिन का कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाने में कार्य आता है। आगे हम देख लेते हैं प्लाज्मा के कार्य। तो प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? तो प्लाज्मा जो है शरीर में प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। प्लाज्मा जो है हमारे शरीर में प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान यानी पूरी बॉडी में पहुंचाने का कार्य प्लाज्मा का होता है। और जो प्लाज्मा है रक्त में पीएच मान को संतुलित रखता है। और क्या होता है प्लाज्मा में? प्लाज्मा जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन पाई जाती है। हमने पढ़ा था प्लाज्मा में प्रोटीन भी पाई जाती है, इसलिए ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। और प्लाज्मा जो है ग्लूकोज को सभी अंगों तक पहुंचाता है। ये प्लाज्मा के मुख्य कार्य होते हैं। इसके बाद हम सीरम को पढ़ लेते हैं, क्योंकि सीरम भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि सीरम क्या होता है। तो प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाले जो कारक हैं, अर्थात जो हमने प्रोटीन पढ़े हैं, जिनकी सहायता से ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, अर्थात रक्त का थक्का बन जाता है। अगर उन प्रोटीन्स को बाहर निकाल दें तो निकालने के बाद जो शेष बचता है उसे ही हम सीरम कहते हैं। तो सीरम किसे कहते हैं? ब्लड में जो रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन होते हैं उनको अगर हम बाहर निकाल दें तो वो सीरम कहलाता है। तो हमारा रक्त कैसे जमता है वीडियो के अंत में बताऊंगा, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि आखिर हमारा ब्लड कैसे जम जाता है। जब हमारे शरीर में खून निकलता है तो कुछ मिनटों बाद खून कैसे जम जाता है। तो इन्हीं प्रोटीन के कारण हमारा ब्लड जम जाता है। खासकर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि प्लाज्मा से कौन सा पदार्थ निकालने पर सीरम कहलाएगा। तो वहाँ पर हम फाइब्रिनोजिन प्रोटीन का चयन करेंगे, यानी ब्लड से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को हम बाहर कर देंगे तो वो हमारा ब्लड अब सीरम कहलाएगा। रक्त का एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं प्लाज्मा, जो कि 55% होता है। और दूसरा भाग हम पढ़ेंगे रुधिराणु, जिसे ब्लड सेल्स कहते हैं। यह रक्त का 45% भाग होता है। जो हमारा 55% हमारा भाग प्लाज्मा का होता है, 45% भाग रुधिराणु का होता है। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है।
लाल रक्त कणिकाएँ जिसे आरबीसी बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ जिसे डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, रक्त बिंबाणु जिसे प्लेटलेट्स बोलते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स रुधिराणु के ये 3 भाग होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले लाल रक्त कणिकाएँ यानी आरबीसी को हम पढ़ लेते हैं। तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का केमिकल नेम इरिथ्रोसाइट होता है। और आरबीसी जो है वयस्क व्यक्ति में कहाँ बनता है? अस्थिमज्जा, बोन मैरो में। कहाँ बनता है? अस्थिमज्जा में। और जो भ्रूण अवस्था में होता है, जो माँ के गर्भ में बच्चा होता है, उसमें कहाँ बनता है? यकृत यानी लीवर में। और जो है इसका जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। 120 दिन के बाद ये डेड हो जाती है। तो ये इसकी मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा। प्लीहा को स्प्लीन भी बोलते हैं। तो लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। और वयस्क व्यक्तियों में यह अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में बनता है और भ्रूण अवस्था में लीवर में। और इसका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट है। आगे देखते हैं। खराब हुई आरबीसी प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती है। जो खराब हो जाती है आरबीसी वो कहाँ जाती है? प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती है। प्लीहा को और क्या बोलते हैं? स्प्लीन। इसलिए इसे आरबीसी की कब्र यानी आरबीसी की ग्रेवयार्ड कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? आरबीसी की कब्र या आरबीसी की ग्रेवयार्ड कहा जाता है। किसे? प्लीहा को। और इसे ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, क्योंकि खराब होने के बाद आरबीसी कहाँ चली जाती है? प्लीहा में चली जाती है। इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान या ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं और आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? प्लीहा यानी स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगृह या आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक क्या होता है? इसे हम सेल यानी कोशिका वाले वीडियो में डिटेल से बताएंगे कि केंद्रक क्या होता है। अभी जानकारी के लिए बता दूं कि केंद्रक एक प्रकार से यानी सेल यानी कोशिका का दिमाग होता है। केंद्रक क्या होता है? कोशिका का दिमाग होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके 2 अपवाद हैं, ऊंट और लामा प्रजाति। ऊंट और लामा प्रजाति के जीवों में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। याद रखिएगा, लामा जीव जो होते हैं एक प्रकार से ऊंट के कजिन माने जाते हैं, मतलब कि या ऊंट की ही तरह होते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में कितनी आरबीसी होती है? 45 से 55 लाख तक इनकी संख्या होती है। और महिलाओं में 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। आगे देखते हैं। तो आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है, जिसके लिए इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त लाल होता है। हमारे रक्त का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और ये जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, हीमेटिन और ग्लोबिन से। याद रखिएगा कि हीमेटिन और ग्लोबिन से मिलकर हीमोग्लोबिन बना होता है। तो हीमेटिन क्या है? यह लौह तत्व होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। और ग्लोबिन क्या होता है? यह एक प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न भागों तक लाने व ले जाने का कार्य करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे रक्त का रंग लाल किस कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। अगर हीमोग्लोबिन ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो हीमेटिन दिया होगा, तो आपका आंसर हीमेटिन होगा। उसके बाद आगे देखते हैं। जो काकरोच होता है उसका ब्लड सफ़ेद रंग का होता है। तो यह सफ़ेद रंग का क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसी तरह काकरोच के ब्लड में
हीमोलिम्फ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोलिम्फ पाया जाता है। हीमोलिम्फ के कारण ही कॉकरोच का रक्त सफ़ेद होता है। और इसी तरह ऑक्टोपस में नीले रंग का ब्लड पाया जाता है। तो नीले रंग का ब्लड क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसके ब्लड में हीमोग्लोबिन की जगह हेमोसाइनिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की जगह हेमोसाइनिन पाया जाता है, इसीलिए ऑक्टोपस के ब्लड का रंग नीला होता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं रक्त में आरबीसी का नष्ट होना क्या कहलाता है। तो रक्त में आरबीसी का नष्ट होना हीमोलाइसिस कहलाता है। और सोते समय आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है। याद रखिएगा कि सोते समय आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है। और ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या लगभग 30% तक बढ़ जाती है। तो जब हम सोते हैं तो इसकी संख्या 5% कम हो जाती है, और जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो लगभग इसकी संख्या 30% बढ़ जाती है। आगे हम देखते हैं आरबीसी की संख्या घटने पर या बढ़ने पर हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो जाती है। तो जब आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में घट जाती है तो एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें क्या होता है, लौह अयस्क की हमारे ब्लड में कमी हो जाती है और खून की कमी हो जाती है। खून की कमी के कारण हमारा शरीर पीला पड़ने लगता है। जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो उसे पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। तो आरबीसी की संख्या कब बढ़ती है? तो हमने अभी बताया था कि ऊंचाई पर जाने पर इसकी संख्या 30% तक बढ़ जाती है, और गर्भधारण के समय भी आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या बढ़ने पर त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं। आगे देख लेते हैं, एक रोग परीक्षा में कई बार पूछा जाता है जिसका नाम है थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया क्या होता है? तो थैलेसीमिया में ये जो है बच्चों को माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। यानी थैलेसीमिया जो है आनुवांशिक रोग है। इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में कमी हो जाती है। यानी जो हमारे शरीर में ब्लड बनता है, खून बनता है, वो बन नहीं पाता है, जिसके कारण खून की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। इसकी पहचान 3 माह के आयु के बाद ही होती है। यानी जब बच्चा पैदा हो जाता है या जब शरीर में हो जाता है तो उसके 3 माह के बाद ही ये पता चल पाता है। इसमें रोगी बच्चों के शरीर में रक्त की भारी कमी होने लगती है, जिसके कारण उसे बार बार बाहर से खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। आगे हम पढ़ते हैं WBC यानी कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, यानी श्वेत रक्त कणिकाएँ। तो WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका निर्माण भी हमारी अस्थिमज्जा में ही होता है। और इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है? इसकी मृत्यु हमारे ब्लड में ही हो जाती है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? हमारे ब्लड में हो जाती है। और निर्माण कहाँ है? अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में ही होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो आरबीसी है इसकी मृत्यु प्लीहा यानी स्प्लीन में होती है, लेकिन जो WBC है इसकी मृत्यु हमारे ब्लड में ही हो जाती है। और जो आरबीसी है उसका आकार आपने देखा था कि वह गोलाकार होती है, लेकिन जो WBC है इसका आकार निश्चित नहीं होता है। याद रखिएगा कि जो आरबीसी है उसका आकार गोलाकार लगभग होता है, लेकिन WBC का आकार निश्चित नहीं होता है। और WBC का जीवन काल कितना होता है? तो WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। और इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। जैसे आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता था, लेकिन WBC में केंद्रक पाया जाता है। ये बात याद रखिएगा। WBC की संख्या हमारे रक्त में 8000 से 10,000 के बीच होती है। कितनी होती है? 8000 से 10,000 के बीच हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है। और WBC का कार्य क्या होता है? तो यह हमारे शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। WBC जो है हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और यह रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो WBC का हमारे शरीर में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो यह क्या करता है? यह जो है हमें बाहरी रोगों के संक्रमण से बचाता है। यह जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। इसलिए इसे शरीर का रक्षक या रक्त का पुलिसमैन
कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन कि शरीर का रक्षक किसे कहा जाता है, तो WBC को। और कई जगह लिख के आता है कि रक्त का नहीं ब्लड का पुलिसमैन किसे कहते हैं, तो WBC को। आगे देखते हैं, जो WBC भी है 2 प्रकार का होता है। WBC जो होती हैं, WBC भी 2 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? पहली होती हैं कणिका युक्त और दूसरी होती है अकणिका युक्त। तो कणिका युक्त जो WBC होती है उसके 3 भाग होते हैं। तो पहला भाग है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा भाग है बेसोफिल्स और तीसरा भाग है इओसिनोफिल्स। तो कणिका युक्त जो WBC है उसके 3 भाग हैं और जो अकणिका युक्त उसके भी 2 भाग हैं। पहला है मोनोसाइट, उसके आगे है दूसरा लिम्फोसाइट। तो चलो उनको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो जो कणिका युक्त WBC है उसके 3 भाग हैं। तो पहला है न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है संख्या में सर्वाधिक होता है, यानी कि 65% हमारे WBC में न्यूट्रोफिल्स होता है। तो इसका काम क्या होता है? ये बाहर से आने वाले जीवाणु यानी बैक्टीरिया को सबसे पहले आक्रमण करके मार देता है और हमारे शरीर की रक्षा करता है। बैक्टीरिया को सबसे पहले मारने का काम किसका है? न्यूट्रोफिल्स का। उसके सेकंड नंबर पे हमारा आता है बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, लगभग 1% के बराबर, और यह हमारे शरीर को एलर्जी से बचाता है। इसका काम क्या होता है? हमारे शरीर को एलर्जी से बचाना। जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी होती है तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब डॉक्टर हमें दवा देता है, हम दवा खाते हैं, तो वह दवा क्या करती है? बेसोफिल्स की संख्या को बढ़ाती है, क्योंकि बेसोफिल्स ही शरीर में एलर्जी को बचाता है। थर्ड नंबर पर है इओसिनोफिल्स। तो इओसिनोफिल्स जो है परजीवी प्रोटोजोआ के संक्रमण से सुरक्षा करता है, यानी त्वचा के संक्रमण के समय भी इनकी संख्या बढ़ जाती है। इओसिनोफिल्स का काम है प्रोटोजोआ के संक्रमण से शरीर की रक्षा करना। आगे देखते हैं, जो अकणिका युक्त WBC होती है उसके 2 प्रकार होते हैं। तो पहला होता है मोनोसाइट्स, दूसरा होता है लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट क्या कार्य करता है? मोनोसाइट जो है सबसे बड़ी आकार की WBC होती है, यानी जितनी हमने WBC पढ़ी है सबसे बड़ी आकार की मोनोसाइट्स होती है। और इसका वर्क क्या होता है? ये घाव भरने में मदद करती है। तो मोनोसाइट जो है सबसे बड़ी आकार की WBC होती है या घाव भरने में मदद करती है। दूसरी है लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट जो है सबसे छोटे आकार की WBC होती है। मोनोसाइट सबसे बड़े आकार की, लिम्फोसाइट सबसे छोटे आकार की WBC, और यह मेमोरी सेल का निर्माण करती है। तो अकणिका युक्त जो WBC हैं 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो आगे हम देखते हैं प्लेटलेट्स, जिसे हिंदी में रक्त बिंबाणु कहते हैं। हमने WBC RBC पढ़ लिया है, अब प्लेटलेट्स यानी रक्त बिंबाणु देखते हैं। तो प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। वैज्ञानिक नाम इसका थ्रोम्बोसाइट्स होता है। और प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। और प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती? प्लीहा यानी स्प्लीन में। और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, वैसे प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका जीवन काल कितना होता है प्लेटलेट्स का? तो प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन तक होता है। और प्लेटलेट्स कार्य क्या करता है? तो प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का जमाने में मदद करना। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उनको देख लेते हैं। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में पाया जाता है, यानी प्लेटलेट्स केवल मैमल्स में पाया जाता है। सामान्य व्यक्ति में प्लेटलेट्स की संख्या जो है 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर होती है। कितनी होती है प्लेटलेट्स की संख्या? 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर संख्या होती है। जो डेंगू बुखार होता है उसमें प्लेटलेट्स की संख्या तेज़ी से कम हो जाती है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में। और इसका जीवन काल 3 से 5 दिन। और इसका कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। आगे हम रक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट से संबंधित कुछ बीमारी देख लेते हैं। जैसे कि हमारी बीमारी है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है, यानी कि रक्त बहने लगता है तो वह जमता नहीं, बहता ही रहता है। इसके कारण चोट या दुर्घटना जानलेवा साबित हो सकती है, यानी कि जब रक्त चोट लग गई, रक्त बहता ही रहेगा तो जानलेवा भी हो सकता है व्यक्ति के लिए, क्योंकि इसमें रक्त का बहना जल्दी
बंद नहीं होता है। सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे कहीं चोट लग जाती है, 2-3 मिनट बाद रक्त का थक्का हमारे ब्लड में जमने लगता है और हमारा रक्त बहना बंद हो जाता है। और हीमोफीलिया से ग्रसित रोगी के जो है ब्लड बहना बंद नहीं होता है। हीमोफीलिया को रॉयल डिसीज यानी शाही बीमारी भी कहा जाता है। तो इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि महारानी विक्टोरिया के सबसे पहले हुआ था, उसके बाद उनके बेटी और बेटे में हुआ, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया, इसलिए इसे शाही बीमारी भी कहा जाता है। आपके मन में क्वेश्चन जरूर आता होगा कि रक्त का जब थक्का बन जाता है तो बॉडी के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता है? तो जो हमारी रक्त वाहिकाएँ होती हैं उनके अंदर हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए जो है हमारे शरीर के अंदर जो मांसपेशियां या नसें होती हैं उनमें रक्त नहीं जमता है। तो आगे हम देख लेते हैं कि रक्त का थक्का बनता कैसे है और रक्त का थक्का होता क्या है। यानी कि जब किसी कटे हुए भाग से रक्त बाहर निकलता है तो यह जेली के रूप में कुछ ही मिनटों में जम जाता है। इसे ही ब्लड क्लोटिंग या रक्त का थक्का जमना कहते हैं। आखिर ये रक्त का थक्का बनता कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो रक्त का थक्का बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो पहले तो देख लीजिए कैल्शियम की, विटामिन के की। विटामिन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में काम करता है। अगर ये हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो कैल्शियम की, विटामिन के की और जो हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन पड़े थे उनकी ज़रूरत पड़ती है रक्त का थक्का बनाने में। कैल्शियम की, विटामिन के की और प्रोटीन की, ये तीनों मिलकर रक्त का थक्का बनाते हैं। तो किसकी ज़रूरत पड़ती है? कैल्शियम की, विटामिन के की और जो प्लाज्मा में हमने प्रोटीन पड़े थे यानी प्रोटीन की, ये तीनों मिलकर रक्त का थक्का बनाते हैं। जब हमारे शरीर में कहीं कट लग जाता है और खून निकलता है और वायु के संपर्क में आता है तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन है कैल्शियम से क्रिया करता है और रक्त में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। यानी कि जो प्लास्टिन प्रोटीन है कैल्शियम से क्रिया करता है और रक्त में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। हमने पढ़ा था हमारे प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन होता है? प्रोथ्रोम्बिन, अर्थात थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम के क्रिया के बाद थ्रोम्बिन बन जाता है, जिसके बाद ये थ्रोम्बिन पहले से रक्त में उपस्थित फाइब्रिनोजन से क्रिया करके फिब्रिन का निर्माण करता है। तो ये फिब्रिन क्या होता है? इसकी रचना जाली के समान होती है। इसी जाली में जो रक्त के अणु होते हैं, खासकर आरबीसी, इसी जाली में आकर फंस जाती है, जिस कारण रक्त का बहाव रुक जाता है और रक्त का थक्का बन जाता है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में रक्त का थक्का बन जाता है। तो रक्त का थक्का बनने के लिए जो है कैल्शियम की, विटामिन के की और प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद कुछ क्रियाएं होती हैं, उसके बाद हमारा ये रक्त का थक्का बन जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।